phase. Today's topic is M phase. In the last class, we have also discussed about Z0 phase. M phase is also called mitotic phase. So today, I am going to discuss M phase, that is most important phase. During the interphase, many substances were duplicate. Cell organelles were duplicate, DNA replicate, and during the M phase, the substances, the organelles that were duplicated will distribute into two cells. Initially, there was one cell, and during the M phase, during the mitotic phase, from one cell, two cells are formed, and equal distribution of organelles take place between the cells. M phase is also called equational division. Equational division. Why mitosis is called equational division? Because in the mitosis, what happened, the number of chromosome in the parent cell is equal to number of chromosome in progeny cell. Suppose in the parent cell 46 chromosome are there, so in the progeny the same number of chromosome will remain. Okay, same number of chromosome are present in the progeny. That's why M phase or mitosis is also called इक्वेशनल डिवीजन. माइटोसिस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू टू फेज. माइटोसिस जो है वो दो फेज़ में डिवाइड होता है, दो टाइप्स में डिवाइड होता है. दो तरह की डिवीजन होती है इस टाइम पे. एक होती है न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज कैरियो काइनेसिस. कैरियो वर्ड इज यूज फॉर न्यूक्लियस, काइनेसिस वर्ड इज यूज फॉर डिवीजन, एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. Firstly, we will study about karyokinesis. Karyokinesis have four phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Karyokinesis have four phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. So firstly, what happened during prophase? Prophase, pro means primitive, first. फेज़ मीन्स अवस्था है, एक फेज़ है. ठीक है, पहला फेज़ है. जो प्रोफेज़ है वो किसके बाद होता है? प्रोफेज़ जो है जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, जो प्रोफेज़ है वो किसके बाद होता है? ये G2 फेज़ के बाद होगा. G2 की फेज़ के बाद S फेज़ जो है उसके बाद G2 फेज़ होगा. G2 फेज़ के बाद क्या होगा? प्रोफेज़ होगा. माइटोसिस का पहला फेज़ दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेज़. इस टाइम पे क्या होता है? सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपको शो हो रहा है, सबसे पहले जो अर्ली प्रोफेज़ है, अगर हम अर्ली प्रोफेज़ की बात करें तो ये जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन से कवर है. न्यूक्लियस इज़ कवर्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस जो है वो अर्ली प्रोफेज़ के टाइम पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है. और साथ ही में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. न्यूक्लियस के अंदर क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. जब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड की फॉर्म में है तो इसे हमने बोला क्रोमेटिन. इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन. और जो न्यूक्लियस के बाहर जो ये मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसे बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो अर्ली प्रोफेज के टाइम पे क्या होता है? जो डीएनए है वो थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है. न्यूक्लियस के बाद मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती है वो भी क्या होते हैं? इस टाइम पे अब्सेंट होती है. ऑर्गेनेलीज जो है वो भी क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है. लेट प्रोफेज के टाइम पे क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो धीरे धीरे, पहले क्या है अर्ली प्रोफेज में वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक होना शुरू हुई. लेट प्रोफेज के टाइम पे मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो गई. मेम्ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो गए. मेटाफेज की स्टार्टिंग पे वो जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो एक दूसरे से अलग हो गई. तो व्हाट हैपन ड्यूरिंग द प्रोफेज? chromatin get convert into chromosome. Chromatin, that is called thread-like structure, that change into rod-shaped structure. Chromatin gets convert into chromosome. And second point, nuclear membrane disappear during the prophase. Start breaking down during the early prophase, and during the late prophase it will completely disappear. And later the cell organelles which were duplicated during the G1 or G2 phase of the interphase, these cell organelles will disappear
during the prophase, like endoplasmic reticulum, Golgi body, all will disappear. So now we will study from this PDF, and what is being shown here, प्रोफेज जो कि फर्स्ट फेज़ है कैरियोकाइनेसिस का, ठीक है, एस और G2 फेज़ के बाद होता है। जो डीएनए मॉलिक्यूल जो हैं वो जो बने थे एस फेज़ के टाइम पे, जो डुप्लीकेशन हुआ था वो अभी भी डिस्टिंक्ट नहीं है, वो थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट है, वुलन बॉल की फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रोफेज इज मार्क बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोड शेप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो डीएनए है वो पहले क्रोमेटिन की फॉर्म में थे, अब क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, द क्रोमोसोम विल गेट थिक। द सेंट्रोसोम जैसे कि आपको पता है कि एस्पेस के टाइम पे सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, ऑपोजिट पोल की तरफ जाएगा। सेंट्रोसोम जो है वो सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, जो कि एस्पेस के टाइम पे डुप्लीकेट हुआ था। सेंट्रोसोम जैसे कि आपको बताया था, सेंट्रोसोम देखो, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज थिंग्स। Centromere, what is centromere? Centromere is called center of chromosome. It is a structure, it is a primary constriction that is present in the center of chromosome, that is called centromere. And what is centrosome? Centrosome is a cylindrical structure that contain two centriole. क्या होते हैं सेंट्रोसोम में, दो सेंट्रियोल होते हैं सेंट्रोसोम में, और सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। तो सेंट्रोसोम जो कि एस फेज के टाइम पे डुप्लीकेट हो गया था, वो सेंट्रोसोम कहाँ पे मूव करेगा, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा। अब तो प्रोफेज के टाइम पे अगर हम पॉइंट्स में पढ़े तो क्या होता है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर उन्होंने क्रोमोसोम बनाए। क्रोमोसोम में क्या होता है, ये क्या है, दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ये क्या होते हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। जो क्रोमोसोम है उसमें ये क्या है, दो क्रोमेटिड हैं, ठीक है, और ये क्या है, इसका सेंट्रोमियर है। ये क्या है, सेंट्रोमियर है, और ये क्या है, क्रोमेटिड है, ठीक है। तो क्रोमोसोम इज फॉर्म अप ऑफ टू क्रोमेटिड एंड सेंट्रोमियर। तो chromatin get condensed into chromosome. In the chromosome what is present, a centromere and two chromatid are present. And later the सेंट्रोसोम जो कि डुप्लीकेट हुआ था वो कहाँ पे जाएगा। सपोज़ ये एक सेल है, इसमें क्या है, ये सेंट्रोमियर है, तो ये सेंट्रोमियर सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाएगा। ये क्या है, सेल के दो पोल हैं, दीज टू आर पोल्स ऑफ सेल एंड दीज आर पोल इक्वेटर ऑफ सेल। इन्हें क्या कहते हैं, सेल का इक्वेटर, और ये दो क्या है, सेल के पोल। जैसे कि आपने अर्थ का स्ट्रक्चर देखा है, यहाँ पे क्या होता है, पोल, और ये जो साइड है इसे बोलते हैं इक्वेटर। तो क्रोमोसोम जो है वो कहाँ पे जाएंगे, जो क्रोमोसोम है, जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, वो पहले पोल की तरफ मूव करेंगे, और जो, ठीक है, पोल की तरफ जब सेंट्रोसोम चले गए तो पोल सेंट्रोसोम से क्या निकलने लग गए, स्पिंडल फाइबर जो हैं, जो कि G2 फेज़ के टाइम पे बने थे प्रोटीनस फाइबर, वो प्रोटीनस फाइबर इससे अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और वो क्या बना देगा, एस्टर, एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। क्या बना देगा, एक एस्टर बना देगा, स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। सेंट्रोसोम जो कि डुप्लीकेट हुआ था वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा। सेंट्रोसोम से क्या निकलेगा, माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन निकलेंगे जिन्हें कहेंगे एस्टर। और ये जो एस्टर्स हैं, दो सेंट्रोसोम हैं, और जो उनके एस्टर हैं वो मिल के क्या बना देंगे, एक बॉडी बना देंगे जिसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर के साथ मिल के, और वो क्या कहेंगे, माइटोटिक एपरेटस। मतलब कि सपोज़ ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इस सेल का ये एक सेंट्रोसोम है, और उसके साथ क्या लगे हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। तो ये दूसरे पोल की तरफ सेल के दूसरा सेंट्रोसोम है, और ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है।
सेंट्रोसोम विद द माइक्रोट्यूब्यूल, इसे क्या बोलते हैं? एस्टर। सेंट्रोसोम विद द माइक्रोट्यूब्यूल, इट इज़ कॉल्ड एस्टर। ठीक है, तो वहाँ पे दो एस्टर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। दीज टू एस्टर विल कनेक्ट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर की हेल्प से ये दो एस्टर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? माइटोटिक एपरेटस। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उसे बोलेंगे माइटोटिक एपरेटस। तो क्या बताया मैंने आपको कि ड्यूरिंग द प्रोफेज व्हाट हैपन, कि प्रोफेज के टाइम पे क्या होता है, जो सेंट्रोसोम है वो सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ जाएगा जो सेंट्रोसोम एस फेज के टाइम पे बना, और ये जो सेंट्रोसोम है उससे माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे। ये प्रोटीन है, ट्यूबुलर प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ये माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ से निकलेंगे और ये इस स्ट्रक्चर को, ये जो दो स्टार लाइक स्ट्रक्चर बन गए इसे हमने कहा एस्टर। ये जो दो एस्टर है ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल। एस्टर विद स्पिंडल, जो ये स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? माइटोटिक एपरेटस। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे प्रोफेज के टाइम पे सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलेज हैं वो भी क्या हो जाएंगी? डिसअपीयर हो जाएंगी। ठीक है, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसमें कोई भी ऑर्गेनेलेज नहीं होगी, इसमें गोल्जी बॉडीज़ भी नहीं होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा। न्यूक्लियर एनवेलप जो डिसअपीयर होना शुरू हो गया था अर्ली प्रोफेज के टाइम पे, वो न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आरआरएनए बनाने में हेल्प करता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। वो न्यूक्लियोलस जो कि राइबोसोम भी बनाता है, वो न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज के बाद जो अगला फेज़ है दैट इज़ कॉल्ड मेटाफेज। मेटाफेज, तो ये आपको मैंने अभी लास्ट ही बताया कि क्या है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोला था? हमने इस स्ट्रक्चर को हमने बोला था एस्टर। ये एक एस्टर है जो एक पोल की तरफ है, ये दूसरा एस्टर है जो कि दूसरे पोल की तरफ है। दो एस्टर आपस में कनेक्ट होते हैं with the help of spindle fiber. Two ester are connected with each other with the help of spindle fiber। और इस स्ट्रक्चर को हमने माइटोटिक एपरेटस बोला था। तो मेटाफेज के टाइम पे अब क्या होगा? जो क्रोमोसोम क्या है न्यूक्लियस में प्रेजेंट थे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो ऑलरेडी डिसअपीयर हो ही चुकी थी, अब पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई। तो न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर था वो सारा का सारा क्या है? सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज़ होगा। जब मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी तो जितना भी क्रोमोसोम था वो कहाँ पे आ गया? वो सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया। क्रोमोसोम जो कि क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से बना था ड्यूरिंग द प्रोफेज। क्रोमोसोम आर रोल्ड शेप स्ट्रक्चर, दीज आर प्रेजेंट इन डुप्लीकेटेड फॉर्म। ठीक है, तो क्रोमोसोम अब क्या होगा? ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, दीज आर, इट इज़ अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ठीक है, इट इज़ अनदर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। डुप्लीकेटेड मतलब इसमें दो क्या है? दो क्रोमेटिड है। ठीक है, ये क्या है? ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, इट इज़ कॉल्ड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ओके, नाउ what is being shown here? ठीक है, तो आपसे मैं क्या कह रही हूँ, ये एक सेल है। ठीक है, तो अब क्या होगा इसके बाद? ये जो सेल के अंदर जो ये छोटे छोटे सेंट्रोसोम हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम है, उनसे क्या निकलेगा? इन सेंट्रोसोम से स्पिंडल निकले, एस्टर निकले। ठीक है, इन एस्टर से ये एस्टर आपस में कनेक्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से ब्रेक हो गई तो जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करेंगे और वो एक स्पिंडल से क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है ये स्पिंडल से अटैच हो गए। ठीक है, और इन्होंने
सेल के इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे ये क्रोमोसोम और ये बनाएंगे मेटाफेसिक प्लेट। इसे क्या बोलेंगे? मेटाफेस प्लेट। तो कंप्लीट यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाएंगे। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज़ कम्प्लीटेड और ये माइक्रोस्कोप में पूरी तरह से विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, दिस देन इज़ द स्टेज एट विच मोर्फोलॉजी, मेटाफेज एक ऐसी स्टेज है जब क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा थिक है और अगर हमें उसे मोर्फोलॉजिकली स्टडी करना है, मोर्फोलॉजिकली मतलब अगर उसके एक्सटर्नल फीचर की हमें स्टडी करनी है, ठीक है, उसके साइज़ की, उसकी शेप की, उसके ऊपर कौन से जीन है, अगर हमें उसकी स्टडी करनी है, वो टी शेप का है, जे शेप का है, कौन सी शेप का है, तो इस स्टेज पे हम उस क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम जो है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड की बनी हुई है जो कि एक ही सेंट्रोमियर से कनेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें काइनेटोकोर की, तो काइनेटोकोर क्या है? सपोज़ ये एक क्या है, सेंट्रोमियर है और उसके साथ एक सिस्टर क्रोमेटिड है। ऐसे ये दूसरा सेंट्रोमियर है, उसके साथ दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये जो सेंट्रोमियर है, क्या है ये? सेंट्रोमियर है। ठीक है, जो क्रोमोसोम के सेंटर में प्रेजेंट है, इससे क्या निकलता है? एक डिश शेप का स्ट्रक्चर निकलता है जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर। जिसे क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर क्या है? स्मॉल डिश शेप स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर। इट इज़ अ स्मॉल डिश शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंट्रोमियर के सरफेस पे होते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ये जो स्ट्रक्चर है, इन्हीं स्ट्रक्चर की वजह से जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, जो ये स्पिंडल फाइबर हैं, ठीक है, ये फाइबर क्रोमोसोम के सेंटर से अटैच होते हैं। स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर की हेल्प से ही जो स्पिंडल फाइबर है जो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं और उसकी वजह से क्रोमोसोम दैट आर मूव इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। और क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इस फेज पे सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, इक्वेटर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेटाफेज इज करेक्टराइज बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट इक्वेटर। ठीक है, तो सारे के सारे क्रोमोसोम जो है, मेटाफेज की ये पहचान है कि इसके सारे क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पे होगा। ये सेल का पोल है और ये सेल का इक्वेटर है। सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पे होंगे? सेल के इक्वेटर पे होंगे। ठीक है, तो आगे क्या बता रखा है? Metaphase is characterized by all the chromosome coming to the equator with one chromatid जो each chromosome is connected to its by its kinetochore to spindle fiber from one pole। मतलब कि इसकी जो सपोज ये क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी एक क्रोमेटिड जो है वो एक पोल की तरफ अटैच होगी काइनेटोकोर की हेल्प से। दूसरी क्रोमेटिड जो है वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच, दूसरे स्पिंडल फाइबर जो कि सेल के दूसरे पोल की तरफ है उसकी तरफ होगी। तो एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ, दूसरी क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ। ठीक है, क्रोमोसोम में अभी आपको मैंने बताया जैसे कि ये सपोज़ ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के साथ एक काइनेटोकोर है, दूसरा काइनेटोकोर है। यहाँ पे सपोज़ एक स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज़ दूसरा स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक सेंट्रोसोम है। तो एक स्पिंडल फाइबर के साथ क्या अटैच होगा? एक साइड का काइनेटोकोर और उसकी जो क्रोमेटिड, एक साइड की क्रोमेटिड अटैच होगी, ये एक पोल की तरफ मूव करेगी और दूसरे साइड की जो क्रोमेटिड है दूसरे स्पिंडल फाइबर से जो कि दूसरे पोल की तरफ एस्टर है, ठीक है, उसके साथ जो स्पिंडल फाइबर अटैच हैं वो दूसरी क्रोमेटिड को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रखा है? खींचने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज़ बीइंग शोन हियर? ठीक है, द मेटाफेज इज characterized by all the chromosome coming to lie at equator which one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to the spindle। दूसरी जो इसकी क्रोमेटिड है
वो काइनेटोकोर से अटैच है दूसरे स्पिंडल फाइबर जो कि अपोजिट पोल है। तो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स मेटाफेज पे जो क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है उसे कहते हैं मेटाफेसिक प्लेट। स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं क्रोमोसोम के, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर होता है उसके साथ कौन अटैच है, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। काइनेटोकोर के साथ फाइबर अटैच होते हैं और क्रोमोसोम जो है वो मूव करते हैं इक्वेटर पे और वो मेटाफेज प्लेट बना देते हैं थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ द पोल। दोनों पोल के साथ अटैच हो जाते हैं। एक साइड का जो क्रोमेटिड है वो एक स्पिंडल फाइबर से एक पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा और हर क्रोमोसोम का जो दूसरा क्रोमेटिड है वो दूसरे पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टू मेटाफेज। और यहाँ पे देखो लेट मेटाफेज में आपको क्या शो कर रखा है कि इस क्रोमोसोम की जो एक क्रोमेटिड है वो एक पोल की तरफ अटैच है, इस एक रेड वाले क्रोमोसोम की जो दूसरी क्रोमेटिड है वो दूसरे पोल की तरफ अटैच है। और ऑल द क्रोमोसोम कम टू लाई इन द इक्वेटर, दीज आर प्रेजेंट इन द इक्वेटर। अभी ये डिसऑर्गेनाइज थे, जब ऑर्गेनली डिसअपीयर हुई तो पहले वो फैले हुए थे, स्कैटर्ड थे क्रोमोसोम, पर जैसे ही मेटाफेज कंप्लीट मेटाफेज जो है वो एक अपनी प्रोफिशिएंसी पे है या फिर अपने पीक पे है, तो मेटाफेज के टाइम पे जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे अटैच हो जाएंगे, सारे के सारे इक्वेटर। एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ, दूसरी क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ होगी। उसके बाद तीसरा फेज़ क्या है, एनाफेज। जब एक तरह से एक पर्सन है, ठीक है, suppose there are two person on one side and they are pulling something, they are pulling something, they are pulling a rope with equal force, then one part, suppose the rope is very, एक जो रस्सी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, ठीक है, और दो पर्सन ऑपोजिट साइड से, ठीक है, और इक्वल फोर्स के साथ उस रस्सी को खींच रहे हैं, तो वो रस्सी टूट के क्या, एक पर्सन के पास एक रस्सी का पार्ट चला जाएगा और दूसरे पर्सन के पास रोप का दूसरा पार्ट चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हुआ कि एक क्रोमोसोम है, उसके पास दो क्रोमेटिड थी, एक क्रोमेटिड अब एनाफेज के टाइम पे क्या होगी, एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ जाने लग जाएगी, वो क्रोमेटिड सेंट्रोमियर टूटेगा, ठीक है, रस्सी टूटी, सेंट्रोमियर टूटा और एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ जाने लगी, दूसरी क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ जाने लगी, ठीक है। तो यही चीज़ मेंशन कर रखी है यहाँ पे एनाफेज में। इन द एनाफेज व्हाट हैपन the chromosome that were present on the metaphase plate during the metaphase, now during the anaphase the centromere will split, ठीक है। सपोज़ ये अगेन मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि ये एक क्रोमोसोम है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ठीक है। ये जो है ये इसका क्या है, ये क्या है, सेंट्रोमियर है। ये जो पार्ट है ये क्या है इस क्रोमोसोम का, सेंट्रोमियर है, ठीक है। अब उसके बाद सेंट्रोमियर के बाद ये जो पार्ट है, ये जो सेंट्रोमियर है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ जाने लग जाएगी और दूसरी क्रोमेटिड दूसरी पोल की तरफ, मतलब ये क्या है, क्रोमेटिड है, ये क्या है, क्रोमेटिड है। ये क्रोमेटिड एक पोल की तरफ और दूसरी क्रोमेटिड क्या है, दूसरे पोल की तरफ जाना शुरू कर देगी, ठीक है। तो अब दोबारा से देखिए, नेक्स्ट स्टार्ट अगेन। एनाफेज के टाइम पे क्या होता है, एनाफेज के टाइम पे क्या है, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट पे जो क्रोमोसोम प्रेजेंट थे वो टूटने शुरू हो जाएंगे, उनका जो सेंट्रोमियर है वो ब्रेक हो जाएगा और दो डॉटर क्रोमेटिड जिनको डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे वो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड द अपोजिट पोल एंड ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट। अब जो हर क्रोमोसोम है वो इक्वेटर से दूर जाना शुरू कर देगा और सेंट्रोमियर जो है वो क्या है, पोल की तरफ डायरेक्ट करेगा। मतलब कि इस केस में क्या हुआ था, देखो जैसे कि आपको इस डायग्राम में विजिबल है कि क्रोमोसोम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि पोल की तरफ जाएगा। सपोज़ ये क्रोमोसोम है, ये ब्रेक हो गया,
तो इसका सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो गया 2 पार्ट में। तो सेंट्रोमियर पार्ट जो है वो पोल को डायरेक्ट करेगा। सपोज़ ये एक पोल है, ठीक है, तो इस पोल की तरफ कौन सा पार्ट जाएगा? सेंट्रोमियर। ये दूसरा पोल है, तो सेंट्रोमियर जो है वो आगे की तरफ रहेगा और क्रोमेटिड जो है वो कहाँ पे रहेगी? पीछे की तरफ। सेंट्रोमियर लीड करेगा और क्रोमेटिड पीछे की तरफ। जैसे कि लीडर्स हैं वो जाते हैं, उसके साथ उनकी टीम होती है, तो लीडर आगे होता है, उसकी टीम पीछे होती है। ऐसे ही यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या करेगा? लीड करेगा, वो आगे रहेगा, उसकी क्रोमेटिड पीछे रहेगी। तो एनाफेज के टाइम पे क्या हुआ? एनाफेज के टाइम पे जो सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम है, वो स्प्लिट हो गया। सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो गया। 2 क्रोमेटिड जो है डॉटर क्रोमोसोम की, वो क्या है? अपोजिट पोल की तरफ जाएगी। क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट से मूव करेगा, ठीक है। जो सेंट्रोमियर है ईच क्रोमोसोम का, वो कहाँ पे जाएगा? पोल की तरफ जाएगा। क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर से मूव करेगा, सेंट्रोमियर जो है वो पोल की तरफ जाने लगेगा, लीड करेगा और उसकी आर्म जो है उसके पीछे रह जाएगी। एनाफेज जो है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एनाफेज के? कि सेंट्रोमियर स्प्लिट करेंगे और इस फेज के टाइम पे जो क्रोमेटिड है वो क्या करेगी? सेपरेट करेगी। क्रोमेटिड जो है मूव करेगी ऑपोजिट पोल की तरफ। एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ और दूसरी क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ। ये दोनों एक क्रोमोसोम थे, ठीक है। ये जैसे कि ये दोनों क्या थे? एक क्रोमोसोम थे। ब्लू वाले, 2 ब्लू वाले जो कि एक दूसरे को अपोजिट साइड की तरफ फेस कर रहे हैं, ये टूटे। इनका एक जो क्रोमेटिड है वो एक पोल की तरफ चला गया, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ जाना शुरू कर गया, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड पोल। बट टुवर्ड द टेलोफेज दे विल completely move toward the pole, and the chromosome now will decondense again. टेलोफेज इज ओपोजिट टू द प्रोफेज। प्रोफेज के टाइम पे क्या हुआ था? जो क्रोमेटिन था, प्रोफेज के टाइम पे जो क्रोमेटिन था वो किस में कन्वर्ट हुआ था? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ था। अब टेलोफेज के टाइम पे ओपोजिट होगा, जो क्रोमोसोम थे अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, रोड शेप स्ट्रक्चर। अब टेलोफेज के टाइम पे फिर से कन्वर्ट हो जाएगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमोसोम जो है अब उसके बाद ये जो क्रोमेटिन है वो अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे और उनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म होगी। जैसे कि प्रोफेज के टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो गई थी, पर टीलोफेज के टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म हो जाएगी, क्रोमोसोम क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे और टीलोफेज के एंड पे जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं और जो एस्टर हैं ये सब डिसअपीयर हो जाएंगी और ऑर्गेनेलीज जो कि प्रोफेज के टाइम पे डिसअपीयर हुई थी, नाउ एट द एंड ऑफ टीलोफेज द ऑर्गेनेलीज विल अगेन रीअपीयर। तो क्या क्या होता है बेटा टीलोफेज के टाइम पे? फाइनल जो स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस का, टीलोफेज, क्रोमोसोम जो कि है जो अपने ऑपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए, अब वो वाटर को लॉस वो ना करने के बजाय वो वाटर को गेन करेंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे और फिर से वो क्रोमोसोम क्या है अपनी आइडेंटिटी लूज़ करके क्रोमेटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। रोड शेप का स्ट्रक्चर फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और उनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर हो जाएगी। तो क्या है? क्रोमोसोम क्लस्टर जो कि ओपोजिट पोल की तरफ है, ठीक है, वो फिर से क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देंगे, फिर से वो क्या है क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हर क्रोमोसोम के अराउंड अपीयर हो जाएगी, हर पोल के जो क्रोमेटिन है उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगी और 2 डॉटर न्यूक्लियाई, एक सेल के अंदर ही 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगी। ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर ही 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी। फिर से सेल की जो ऑर्गेनेलेज है, न्यूक्लियोलस है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, ईआर है, वो फिर से रीअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट, तो अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में, कैरियोकाइनेसिस के बारे में। एक न्यूक्लियस से स्टार्ट करा था, 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। तो कैसे न्यूक्लियर डिवीजन हमने पढ़ी प्रोफेज के टाइम पे? फिर से मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई थी और ऑर्गेनेलेज डिसअपीयर हो गई थी, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया था। मेटाफेज के टाइम पे जो क्रोमोसोम थे वो इक्वेटर पे अरेंज हो गए थे और उनकी एक काइनेटोकोर जो है वो एक पोल के
एस्टर के साथ अटैच हो जाता है, दूसरा काइनेटोकोर दूसरे पोल के एस्टर के साथ अटैच हो जाता है। एनाफेज के टाइम पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर है जो क्रोमोसोम का, वो स्प्लिट हो जाता है, जिसकी वजह से एक क्रोमेटिन एक पोल की तरफ जाएगी, एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ जाएगी, दूसरी क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ जाएगी। फिर टीलोफेज के टाइम पे जो ये रोड शेप स्ट्रक्चर था क्रोमेटिड का, जो क्रोमोसोम का, वो अब फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसके बाहर फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। और सेल की ऑर्गेनेलेज फिर से परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में अलग तरीके से होती है, प्लांट सेल में अलग तरीके से होती है। साइटो का क्या मतलब होता है, साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म। काइनेसिस मीन्स डिवीजन। काइनेसिस मीन्स डिवीजन। काइनेसिस का क्या मतलब है, डिवीजन। साइटोप्लाज्म की डिवीजन का को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस जो है, इस टाइम पे क्या होता है, जो सेल का साइटोप्लाज्म है, पहले एक सेल जो है अब दो सेल में बनेगी, दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एनिमल सेल में कैसे डिवाइड होता है, प्लांट सेल में कैसे डिवाइड होता है। एनिमल सेल वो सेल होती है जिसके बाहर सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाहर सेल वॉल होती है। तो एनिमल सेल के केस में कैसे वहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होती है। सबसे पहले जो दो न्यूक्लियस जो कि कैरियोकाइनेसिस के एंड पे बने, उन न्यूक्लियस के बीच में एक फ़रो बनेगी। फ़रो का मतलब है सुरंग बनने लग जाएगी। सपोज़ ये दो न्यूक्लियस थे, ठीक है, और उनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एनिमल सेल के केस में, तो ये जो न्यूक्लियस है इनके बीच में क्या बनने लग जाएगी, दो न्यूक्लियस के बीच में, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस के बीच में क्या बनने लग जाएगी, सुरंग बन जाएगी, फ़रो बन जाएगी। और ये फ़रो आगे जाके डीप होती जाएगी। ठीक है, फ़रो जो है दैट गेट डीपर एंड डीपर, एंड इट विल फाइनली with the help of this furrow, the two cytoplasm of the cell will सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, टू साइटोप्लाज्म फॉर्म हो गए, मतलब कि टू सेल फॉर्म हो गए। ठीक है, तो एनिमल सेल के केस में फ़रो बनने की वजह से सेल की डिवीज़न होती है, साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होती है। तो देखिए, माइटोसिस accomplish only the segregation of duplication chromosome. माइटोसिस accomplish not only the segregation of, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई में वो एक दूसरे से अलग अलग हो गए, कैरियोकाइनेसिस हो गई, दो न्यूक्लियस बन गए, तो वहाँ पे माइटोसिस ख़त्म हो गई। इसमें सेल को दो सेल में भी डिवाइड करना है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके, सेपरेट करके। ठीक है, तो एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म की जो डिवीज़न है वो कैसे होती है, फ़रो बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और ये फ़रो डीप हो जाती है। अल्टीमेटली ये जो फ़रो है वो सेल के सेंटर में क्या करती है, ज्वाइन कर जाती है। फ़रो जो है सेल के बीच में ज्वाइन कर जाएगी, जिसकी वजह से दो सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। ये फ़रो फाइनली बीच में एक दूसरे से ज्वाइन कर जाएगी, तो ये एक सेल बन गई, और ये दूसरी सेल, दो सेल एक दूसरे से क्या हो गई, सेपरेट हो गई। ठीक है, बट अब इसमें क्या बता रखे कि प्लांट सेल के केस में क्या होता है। ठीक है, प्लांट सेल के केस में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, उससे क्या बनती है, सेल प्लेट बनते हैं, उससे कुछ पीसेस रिलीज़ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। एनिमल सेल के केस में, प्लांट सेल के केस में क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो कैसे बनती है, ठीक है, वॉल फॉर्मेशन जो है वो सेल के बीच में होनी शुरू होती है। जैसे कि आपने देखा एनिमल सेल में सेल डिवीज़न जो है वो
कॉर्नर से पेरिफेरी से सेंटर की तरफ हो रहा था, मतलब बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन स्टार्ट हो रही थी। बाहर से फरो जो है वो डीप होती जा रही थी और सेल जो है वो डिवाइड हो रही थी। पर जो एनिमल सेल है उसके केस में, ठीक है, तो एनिमल सेल के केस में क्या होता है, प्लांट सेल के केस में क्या होता है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ डिवीजन होती है। ठीक है, नई सेल के बाहर जो नई वॉल है वो कैसे बनेगी, ठीक है, सेल के सेंटर से बननी शुरू हो जाएगी। सपोज़ ये एक सेल है, ठीक है, ये एक और सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल सेल के केस में तो फरो बनी थी, पर प्लांट सेल के केस में सपोज़ ये दो न्यूक्लियस थे, इन दो न्यूक्लियस के बीच में सेल के सेंटर से कुछ पीसेस बनना शुरू हो जाएंगे, पीसेस रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, दैट आर कॉल्ड फ्रैगमोप्लास्ट पीसेस। दीज पीसेस आर फॉर्म बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर, जिसे क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं। ये जो सेल प्लेट है सेंटर से पेरिफेरी की तरफ बनेगी और ये क्या बनाती है, मिडल लैमेला। ठीक है, ये जो सेल प्लेट है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो फ्रैगमोप्लास्ट पीसेस रिलीज़ हुए, गोल्जी बॉडी से जो पीसेस रिलीज़ हुए, ठीक है, उनसे क्या बनाया, इन पीसेस ने मिल के, इन सेल प्लेट ने मिल के क्या बनाया, मिडल लैमेला बनाया, जो किस चीज़ के बने होते हैं, कैल्शियम पैक्टेट का। ये जो पीसेस थे जो कि गोल्जी बॉडी से आए वो किस चीज़ के बने होते हैं, कैल्शियम पैक्टेट के बने होते हैं। और ये जो मिडल लैमेला है क्या है, ये सपोज़ ये जो दो प्लांट सेल हैं, इन दो प्लांट सेल के बाहर क्या है, वॉल है, इन दो वॉल के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है वो कौन करता है, मिडल लैमेला। तो ये जो मिडल लैमेला है वो किससे बनता है, दिस मिडल लैमेला इज़ फॉर्म बाय द गोल्जी बॉडी, and this middle lamella is formed from center to periphery, and this middle lamella is present between two cell wall at the end of साइटोकाइनेसिस के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, फिर से ऑर्गेनली जब वहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीज़न हुई तो उस टाइम पे जो कि G1 और G2 फेज़ के इंटरफेस के जो G1 G2 फेज़ के टाइम पे जो ऑर्गेनली डुप्लीकेट हुई थी वो ऑर्गेनली दोनों सेल में इक्वली क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जितनी ऑर्गेनली इस एक सेल में रहेगी उतनी ऑर्गेनली ही दूसरी सेल में रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक सेल आगे दो सेल में डिवाइड भी करें। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे कुछ एल्गी होती है, ठीक है, या फिर कुछ फंजाई होती है जिनमें सिनसाइटियम कंडीशन होती है, जैसे एल्गी सिनकाइट्रियम एक एल्गी होती है, ठीक है, जो कि फाइकोमाइसिटीज़ में आती है, जिस केस में उस एल्गी के केस में क्या होता है कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं या फिर दो न्यूक्लियस हैं या दो से ज़्यादा। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो एट द टाइम ऑफ, अभी यही बता रखा है, कुछ ऑर्गेनिज्म में साइटोकाइनेसिस के बाद जो है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती, तो एक सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है जिसे हम बोलते हैं सिनसाइटियम। सिन मतलब मैनी, साइटियम न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, जैसे कि एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस। जैसे अगर हम कोकोनट देखें, हमने नारियल, आप सब ने नारियल देखा होगा, तो नारियल के अंदर जो वाटर होता है, कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है, वो जो वाटर है कोकोनट का, ठीक है, उसके अंदर जो वाटर होता है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को। वो सिनसाइटियम कंडीशन होता है, उसका जो लिक्विडी एंडोस्पर्म होता है, जो उसका वाटर है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोस्पर्म, लिक्विडी एंडोस्पर्म। उसमें एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिनसाइटियम कंडीशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो टीलोफेज तक न्यूक्लियर डिवीजन हुई, फिर साइटोप्लाज्म की डिवीज़न हुई, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म की डिवीज़न,
पेरिफ्री से सेंटर में होती है। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म की डिवीजन सेंटर टू पेरिफ्री होती है। साइटोप्लाज्म के डिवीजन की वजह से जो ऑर्गेनेलेज जो कि इंटरफेज में डुप्लीकेट हुए थे वो 2 सेल में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, watching my video. Please like, subscribe my channel, and in the next part, in the next video, we will discuss about meiosis. Thanks.